हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। एरिस्टोटल्स फैलेसी पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आएगा और फिर हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखो, अगर मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करना है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, यानी अगर वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है एक जगह पे, उसको मूव कराना है तो मेरे को फोर्स लगता है, ये तो पता है। कोई चीज मूव हो रही है, रोकना है तो फोर्स लगता है, ये तो पता है। किसी चीज का स्पीड बढ़ाना है, फोर्स लगता है, ये पता है। किसी चीज का स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स लगता है, ये पता है। किसी चीज का स्पीड कम करना है तो फोर्स लगता है, ये पता है। लेकिन क्या अगर मुझे एक बॉडी को कांस्टेंट मोशन में ले जाना है, राइट, एक बॉडी को कांस्टेंट स्पीड में रखना है, तो क्या मुझे फोर्स लगेगा? कांस्टेंट स्पीड में रखने के लिए क्या फोर्स लगेगा, ये वाला क्वेश्चन है, राइट। आपको क्या लगता है? आप साइकिल चला रहे हो, राइट, एक प्लेन रोड है, आप साइकिल चलाए जा रहे हो रोड पे, राइट। तो क्या आपको एक कंटिन्यू स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है? किसी ने आपको बोल दिया कि भाई तू साइकिल चला, 20 किलोमीटर पर आवर ही तेरी हमेशा स्पीड होनी चाहिए, राइट। तो क्या आपको पेडल मारना पड़ेगा? पेडल मारना है फोर्स लगाना। क्या आपको पेडल मारना पड़ेगा? हाँ, मारते हैं हम। तो हमको तो लगता है कि भाई हाँ, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड में अगर रखनी है बॉडी को तो मुझे फोर्स लगाना जरूरी है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। जो हम सबको लगा रहेगा ये पढ़ने के पहले, वो एरिस्टोटल को भी लगा, राइट, लेकिन वो रॉन्ग है। ये किसने प्रूव किया? गैलीलियो ने प्रूव किया कि भाई ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। गैलीलियो ने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है। ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि जो आप साइकिल चला रहे हो, राइट, राइट, तो एक एक्सटर्नल फोर्स आपको अपोज कर रहा है, आपको फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, राइट। ये आपकी साइकिल को फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, ऐसा फ्रिक्शन अपोज कर रहा है। तो इसकी वजह से अगर आपने पेडल नहीं मारा तो आपकी स्पीड कम कम होते जाती है, और उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए आप पेडल मारते हो, है ना, पेडल मारते हो। तो ये है उसके पीछे का लॉजिक। और हर फ्रिक्शन हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता फ्रिक्शन, है ना। एक पेंडुलम ले लो, है ना, आप बोलोगे पेंडुलम ये ऐसा ऐसा स्विंग किए जा रहा है, ऐसा ऐसा इधर से इधर स्विंग किए जा रहा है, राइट। तो अपने आप इसका कम होएगा एम्पलीट्यूड। पहले वो यहां तक जाता था, मान लो यहां से थोड़ी देर के बाद यहां तक पहुंचेगा, राइट, ऐसे ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करेगा और फिर रुक ही जाएगा, राइट। अब क्या है? अब यहाँ का फ्रिक्शन होगा, आपने कुछ तो फिक्स करके रखा होगा ना उसको, कोई रिंग विंग लगा के, तो उसका फ्रिक्शन होगा। एयर रेजिस्टेंस होगा, एयर फ्रिक्शन होगा, है ना, एयर फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे रोड का फ्रिक्शन है, आप फ्लूइड में डालोगे तो फ्लूइड का फ्रिक्शन विस्कोसिटी आएगा। तो फ्रिक्शन हर जगह होता ही है। तो इसके लिए अरिस्टोटल को वैसा लगा कि भाई कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करनी है, यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करना है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना। जबकि वो गलत था। ये फ्रिक्शन वाला, अपोजिंग वाला गैलीलियो ने बताया कि भाई ये गलत है। ऐसा गैलीलियो ने बोला कि भाई नहीं, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं रहती है। फिर गैलीलियो ने बोला कि इसका मतलब ये बनता है कि किसी भी बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, एक स्वभाव होता है, एक नेचर होता है कि मेरा स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करूंगा, स्टेट ऑफ मोशन वही रहेगा। स्टेट ऑफ मोशन रेजिस्ट करूंगा इसको चेंज, रेजिस्ट चेंज टू स्टेट ऑफ मोशन, राइट। यानी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, राइट, तो मेरा यूनिफॉर्म स्पीड चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर मैं रेस्ट पे हूं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो मैं रेस्ट पे ही रहूंगा, है ना, ऐसा। और अगर मैं मोशन में हूं तो उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलते जाऊंगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है, अनलेस अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, अनलेस नेट नॉन जीरो फोर्स नहीं आता है, अनलेस नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं आता है। एक्सटर्नल फोर्स आ गया कि मेरे को मेरा स्वभाव चेंज करना पड़ता है। ये जो लॉ है ना, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कि रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। मैं अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करूंगा, मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहूंगा, मैं
मूव कर रहा हूं तो उसी स्पीड से मूव करता रहूंगा, ये मेरा स्वभाव है, जिसको इनर्शिया बोलते हैं। लेकिन फोर्स आया तो फिर मेरे को मेरा स्वभाव बदलना पड़ता है, राइट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। एक्सटर्नल फोर्स आया तो मेरा स्वभाव बदलना पड़ता है मेरे को, है ना। कंपेल्ड बाय, मजबूरी हो जाती है मेरी, बदलना पड़ता है मेरे को स्वभाव। तो ये है लॉ ऑफ इनर्शिया। ये गैलीलियो ने बताया। इसी लॉ को आगे लेके, इसी गैलीलियो का ही काम आगे लेके न्यूटन ने अपने को 3 लॉ दिए हैं। तीनों लॉ फोर्स से रिलेटेड है। एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको बोलता है कि फोर्स होता क्या है। न्यूटन का सेकंड लॉ उसको क्वांटिटेटिवली मेजर करने का तरीका बताता है, इक्वल टू ma। और वो फोर्स एक्ट कैसे होता है, व्हाट, हाउ मच एंड हाउ, फोर्स कैसे एक्ट होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ बताएगा, है ना। एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। ये देखो, इनर्शिया इज मेजर ऑफ मास। जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया। वो बोलेगा मैं ज्यादा, मेरे पास ज्यादा स्वभाव है नहीं बदलने का, क्योंकि मेरा मास ज्यादा है ना। आप एक छोटा पत्थर ले लो, उसको रेस्ट पे है ना, तो उसको मजबूर करना है कि अपना स्वभाव बदल के मूव कर, कितना फोर्स लगेगा? थोड़ा। बड़ा सा पत्थर है, कितना फोर्स लगेगा? ज्यादा। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा इनर्शिया है उसमें, उतना ज्यादा उसको मूव करने के लिए, मजबूर करने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा इनर्शिया है उसमें। तो इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास, है ना। ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। फर्स्ट लॉ पे आते हैं, वही है लॉ ऑफ इनर्शिया। उसको देखो अलग से लिखा है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। अभी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। चेंज इन वेलोसिटी, राइट। रेस्ट पे है, वेलोसिटी जीरो है, राइट। चेंज करना है यानी रेस्ट से मूव करना है, रेस्ट से एक्सेलरेट करना है, हो गया एक्सेलरेट। रेस्ट से मोशन पे जाना है, एक्सेलरेट हो गया। मोशन कुछ तो वेलोसिटी है, रेस्ट पे लाना है जीरो, फिर से इसका कुछ तो वैल्यू आएगा नॉन जीरो, फिर से एक्सेलरेशन है, उसको हम डिसेलरेशन बोलते हैं, है ना। करेक्ट। दोनों केस में कोई कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड बढ़ानी है, फिर से v2 माइनस v1 विल बी नॉन जीरो, है ना। तो अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, एन एक्सेलरेट करना है, दोनों मतलब एक ही है, राइट। तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में कोई बदल नहीं होगा। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन में भी बदल नहीं होगा और मैग्नीट्यूड में भी बदल नहीं होगा अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, राइट। ऐसा ऐसा देखो, इस चीज को सिंपल सादे वर्ड में लिख सकते हैं कि भाई नो नेट फोर्स नो एक्सेलरेशन, नो नेट फोर्स नो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कॉजेस एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है, एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं उसको। एक्सेलरेशन है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है कि नहीं, डायरेक्शन और स्पीड। नो नेट फोर्स नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, है ना। तो ये बेटर वेज है फर्स्ट लॉ को समझने के। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑल इन ऑल एक सेंटेंस में बोला जा सकता है, नो नेट फोर्स नो एक्सेलरेशन, नेट फोर्स मींस एक्सेलरेशन। इतना ही पूरी पिछले 10 मिनट का सार ये है, ठीक है। चलो एग्जांपल से और समझते हैं। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट सेपरेटेड आउट ऑफ हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ कांस्टेंट रेट 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन उसका एक्सेलरेट हो रहा है, जो स्पेसशिप है उसका एक्सेलरेट हो रहा है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट द इंस्टेंट ही इज आउटसाइड द स्पेसशिप? क्या लगता है क्या होगा? राइट, अज्यूम दैट देयर इज नथिंग टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। एक स्पेसशिप है वो एक्सेलरेट हो रही थी,
ये स्पेस शिप मान लो ऐसी है, ये एक्सेलरेट हो रही थी, मैन के साथ ये एक्सेलरेट हो रही थी, ये एक्सेलरेशन था इसको एक 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और ये जब बाहर आ गया तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन 0 आएगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। उन्होंने बोला अज्यूम दैट देयर इज नो फोर्स, 0 है, नेट फोर्स 0 है, देयरफॉर एक्सेलरेशन 0 है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमको यही बोलता है। आप बोलोगे भाई ये एक्सेलरेट होते होते बाहर पड़ा, नहीं, राइट। फोर्स जो है ना वो एक बार हो गया, राइट, वो कंटिन्यू नहीं होता है। आपने बॉल हवा में फेंक दिया, सिर्फ फेंकते वक्त आपने फोर्स लगाया, जब बॉल हवा में ऊपर ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, राइट। आपने एक आधा बॉल ऐसा लॉन्च कर दिया, राइट, लॉन्चिंग के लिए फोर्स लगा होगा, एक बार वो हवा में गया, नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो फोर्स का ऐसा कुछ मेमोरी ऐसा नहीं है कि फोर्स कैरी होते रहता है, वन टाइम एक्टिविटी हो गई वो, है ना। तो यहाँ पे उसका इसके ऊपर फोर्स था, इंजन उसको एक्सेलरेट करा रहा है, राइट, बट जैसे ही वो बाहर पड़ गया तो ये फोर्स कैरी नहीं होता है, गया वो यहाँ पे था, अभी इधर नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है। ये देखो, गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, 5-6 सिनारियो है, आपको बताना है। एक रेन ड्रॉप है फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर इस रेन ड्रॉप की स्पीड कांस्टेंट है, इस रेन ड्रॉप की स्पीड अगर कांस्टेंट है एक, राइट, v कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, राइट। मैं कोई भी दो इंस्टेंट ले लूं तो क्या v2 और v1 सेम आएगा, सेम आएगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, राइट। क्या आपका डेल्टा v 0 आएगा, हाँ, अगर v1 और v2 इक्वल है तो डेल्टा 0 आएगा। क्या आपका एक्सेलरेशन 0 आएगा, हाँ, डेल्टा v बाई टी इज डेल्टा टी, है ना, ड्यूरेशन ऑफ दैट मोशन। क्या इसका मतलब इसके ऊपर एफ नेट 0 है, हाँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो मेरे को यही बोलता है, राइट। तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। टॉर्क ऑफ मास 10 फ्लोटिंग ऑन वाटर, अब यही बता रहा है कि ये वाटर पे फ्लोट हो रहा है, राइट, ये आपका वाटर है और ये आपका फ्लोट हो रहा है। फ्लोट हो रहा है मतलब ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसको, ऐसा कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है उसका। फ्लोट का मतलब वही हुआ ना कि वो एक जगह पे चुपचाप है, राइट, तो एफ नेट 0 हुआ। अब ये फ्लोट क्यों हो रहा है, राइट, आप बोलोगे इसका तो mg नीचे है, भाई लेकिन बायंट फोर्स भी तो लगेगा इसके ऊपर, है ना, जितना भी वाटर ये डिस्प्लेस करेगा उस वाटर का वेट इक्वल टू बायंट फोर्स ऊपर लगेगा, दोनों मिला के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तभी वो एक जगह पे फ्लोट हो रहा है, एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, नेट फोर्स 0 है, लेकिन नहीं। तीसरा देखो, काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, मान लो ये आपकी काइट है, राइट, काइट है ना, और ये काइट आपने ऐसा स्टेशनरी हेल्ड करके रखा है एक आदमी, राइट, हेल्ड करके रखा है एक आदमी ने, करेक्ट। अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी वर्ड देखो, इधर ज्यादातर वर्ड का खेल है ना, अगर ये स्टेशनरी है तो इसका मतलब इसके ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे उसका इक्वल एंड अपोजिट टेंशन लगा रहा है ना। ये आदमी इसको टेंशन लगा रहा है, आदमी खींच रहा है, ये आदमी को खींच रहा है ना, तो लेकिन आदमी ने ताकत लगा के रखी है इसको, ऐसा टेंशन, है ना। तो स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब एफ नेट 0, एफ नेट एक्सेलरेशन 0, देयरफॉर एफ नेट 0, राइट, स्टेशनरी मींस एक्सेलरेशन 0। अ कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर से देखो यहाँ पे वर्ड है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ऑन अ रफ रोड, नेट फोर्स 0 है, आपके मन में आएगा रफ रोड है, फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कार ने भी अपना फोर्स लगाया, उसने एक्सेलरेटर दबाया, इंजन ने ज्यादा पेट्रोल छोड़ा और वो आगे की तरफ ज्यादा जोर से घुमाया चक्के को, तो अपना इंजन का फोर्स आगे की तरफ है। ये अगर आपकी कार है ना, ये अगर आपकी कार है तो भले ही उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है रफ रोड की वजह से, लेकिन उतना ही फोर्स इंजन लगा रहा है,
राइट, इंजन। तो ये एफ ई इक्वल टू एफ है, देयरफॉर राइट, एक को पॉजिटिव लो, एक अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव लो, तो आपका एफ नेट क्या आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन का ये और निगेटिव डायरेक्शन का ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तभी एफ नेट जीरो हो गया, और एफ नेट जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, विच मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। ऐसे ऐसे a high speed electron in space far away from material object and free of electric and magnetic field, अगर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, फार अवे इन स्पेस है, तो वो अपना हाई स्पीड से ही चलता जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता जाएगा, नेट फोर्स जीरो। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखो, what additional force must be applied and what angle with positive axis so that net acceleration is zero कराना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं उसको अलोंग आई कैप जे कैप रिजॉल्व कर सकता हूं, राइट, उसका कंपोनेंट्स। तो टोटल आई कैप के अलोंग फोर्स क्या है, राइट, टोटल आई कैप के अलोंग कितना फोर्स है, देखो यहाँ पे 6 न्यूटन है माइनस में, माइनस आई कैप में 6 न्यूटन है और आई कैप में 5 न्यूटन है, तो मेरा 1 न्यूटन अलोंग माइनस आई कैप ऐसा फोर्स आ रहा है। जे कैप के अलोंग कितना है, इधर 8 है इधर 7 है, तो -1 न्यूटन जे कैप के अलोंग आ रहा है, इतना फोर्स आ रहा है मेरा, राइट, इतना फोर्स आ रहा है। अब मेरे को नेट फोर्स जीरो चाहिए, क्यों जीरो चाहिए मेरे को नेट फोर्स, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन जीरो चाहिए, मतलब नेट फोर्स जीरो चाहिए, यानी मेरा जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा एफ एडिशनल जो लगाना पड़ेगा वो क्या रहेगा, आई कैप के अलोंग जीरो होना चाहिए, यानी +1 अलोंग आई कैप और +1 अलोंग जे कैप, राइट, यानी मेरे को 1 अलोंग आई कैप 1 अलोंग जे कैप, है ना, ऐसा लगाना है। ये आई कैप है, ऐसा फोर्स लगाना है ना, यानी कितना फोर्स लगाना है, राइट, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड रहेगा एफ एडिशनल का, राइट, वो कितना रहेगा, √1² + 1² प्लस, ठीक है, देन A² B² 2AB cos थीटा, ऐसे होगा। आई और जे के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये आता है √2, और इसका ये क्या रहेगा, नेट टू नेट, ये रहेगा बीच में, दोनों इक्वल है ना, तो बीच में 45 डिग्री √2 आपका ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ये देखते हैं। A block of mass 200 ग्राम is kept stationary on a smooth inclined plane by applying minimum horizontal force इतना, राइट, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगा, इसको हम लोगों ने स्टेशनरी रखा है, ये मूव किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, कितने फोर्स से, देखो mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, अगर ये 60 डिग्री है, राइट, ये 60 डिग्री है, और अगर मैं ऐसे, राइट, नहीं इस तरफ तो कुछ है नहीं, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करूं तो ये कितना होगा, 30 mg cos 30 लिखो, हम जनरली mg sin 60 लिखते हैं, mg cos 30 mg sin 60 दे आर इक्वल, है ना, और इस तरफ आएगा उसका mg cos 60, ठीक है, ये 30 है तो ये 60 होगा, ठीक है, तो mg sin 60 उसको नीचे स्लाइड कराएगा, तो मेरा जो फोर्स है इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, मैं अभी अलोंग द इंक्लाइन करता हूं एक कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन करता हूं, ऐसे दो कंपोनेंट लिखता हूं, राइट। अभी ये एंगल कितना आएगा, राइट, देखो ये वाला और ये वाला एंगल सेम आएगा, 30 60, राइट, 60 30, ये 90 तो ये 60, राइट, ये 60, अब ये दोनों 90 मतलब ये 30 मतलब ये 60 मतलब ये 60, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, f cos 60, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा f sin 60, ऐसे होगा, ऐसे होगा, मतलब मेरा f cos 60 जो है वो जब mg sin 60 के बराबर रहेगा, राइट, तब जाके वो स्टेशनरी होगा, क्योंकि अलोंग द इंक्लाइन अभी
ये है नेट फोर्स 0 है। दो ही फोर्स है, एक इस तरफ लग रहा है ये F cos 60 अलोंग द इंक्लाइन, और ये इस तरफ लग रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट स्टेशनरी, राइट, स्टेशनरी। ठीक है, तो F कितना लगेगा मेरे को, mg tan 60, है ना। तो mg यानी 0.2 kg है, g 10 ले लेते हैं, और tan 60 कितना आएगा, sin 60 √3/2 अपॉन हाफ यानी √3 आएगा ये, राइट। तो 2√3 जो है वो है मेरा फोर्स। मेरे को इसको कंपेयर करना है √x न्यूटन के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अंदर गया तो 4 √12 लिख सकता हूं इसको, तो x इक्वल टू 12, ठीक है नहीं, इस तरह से। ठीक है, एक आइडिया देना था न्यूटन का फर्स्ट लॉ और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कमेंट है तो कमेंट में लिखिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।